ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो और वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग, जो नित्य 5 भागों में प्रस्तुत होता है। और इसके पहले भाग की लघु प्रस्तुति हम अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं, जो आपके सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए दैनिक पंचांग से ली गए, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त देखने का एक माध्यम है, किंतु वास्तव में वैसी बात नहीं है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए, आइए पंचांग की भूमिका को देखते हुए जीवन में हम इसका अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़े। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित होते हुए उनका जीवन सफल और समृद्ध हो सके, और उनके इस प्रयास में हम एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी बने। तो चलिए, हम पंचांग की तरफ चलते हैं। इसके पूर्व पंचांग की सूची को देखते हैं। पंचांग की सूची कुछ इस प्रकार है। दैनिक पंचांग ये 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से है, और यही पंचांग और मुहूर्त पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त लेकर लगकर मिलाकर हम लघु पंचांग बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ग्रहों के गोचर से जो पहले भाग से शुरू होता है, उसके बाद चंद्रमा का गोचर पर हम चर्चा दूसरे भाग में करते हैं। चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यह दूसरे भाग में है। और इसे तारा बलम कहते हैं। उसके अनुसार आज का फल कैसा होगा, आज का इस विभिन्न जात का जो विभिन्न नक्षत्रों में जन्म जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा होगा, इसे तारा बलम कहते हैं। और यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो कि जीवन में जातक के पूरे जीवन काल में नक्षत्र का कैसा प्रभाव होगा वह उसकी चर्चा, उसके बारे में वह संतुष्टि करता है कि नक्षत्र के अनुसार पूरे जीवन में कैसा फल, यानी दशा महादशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, और आप जिन जातकों से मिलते हैं, जिन व्यक्तियों से पूरे जीवन पर्यंत, वे आपके लिए लाभदायी होंगे या नहीं, या आप उनके लिए लाभदायी होंगे या नहीं। ये सारी बातें 9 तारा चक्र पद्धति जानते हैं, बहुत ही सटीक पद्धति। तो चलिए, तीसरे भाग में गोचर का तीसरा चरण, अभी तक चंद्रमा नक्षत्र की बात कर रहे थे, अभी राशि की बात कर रहे हैं। चंद्रमा जिस राशि में आपकी जन्म कुंडली में है और आज जिस राशि में पूर्ण भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसा दिन होने की संभावना है। और चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। चौघड़िया मुहूर्त अत्यंत कार्यकारी मुहूर्त है, जो एक शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी अधिक है दैनिक कार्यों में। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगी। तो चलिए, अब प्रस्तुति पर चलते। पहले भाग में आपका स्वागत है। 27 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष शुक्ल, शाखा संवत 1947, विश्व विक्रम संवत 2082, कलायुक्त और कलयुग का 5026। आज का सूर्योदय 5:14 पर, सूर्यास्त 6:38 पर, सनराइज एट 5:14 AM एंड सनसेट एट 6:38 PM।
फिर भी दिशा शून्य पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंग वार, तिथि और नक्षत्र आदि का फल। पंचांग के पांचों अंग का इस प्रकार: वार रविवार, रात्रि रात्रि 10:41 तक तृतीया जो जय तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थी रिक्ता तिथि के अंतर्गत। नक्षत्र अपराह 4:23 तक माघा, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी। योग देर रात्रि 3:13 तक बड़ियाल, उसके बाद परीख। और करण दिन के 10:36 तक तैतिल, उसके बाद रात्रि के 10:41 तक गर्भ, और फिर वनिश। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का आज वास का, तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ का जब तक तृतीया तिथि है वे सभा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद इस का वास क्रीड़ा स्थल पर होता है, जो कि वह भी शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त की ओर चलते हैं भोलेनाथ का नमन करते हुए। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:23 तक, अमृत काल अपराह्न 1:56 से 3:34 तक, रवि योग अपराह्न 4:23 से 5:14 तक यानी कल सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त 2:10 से 3:04 तक, गोधूली बेला संध्या 6:38 से 6:59 तक, और देर रात्रि निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:70। और इस प्रकार हमारा निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:58 से 6:38 यानी सूर्यास्त तक, गुलिक काल अपराह्न 3:17 से 4:58 तक, यमगन दिन के 11:56 से 1:36 अपराह्न तक, वर्ज मुहूर्त मध्य रात्रि 0:47 से 2:28 तक, और गणबुल प्रातः 5:14 यानी सूर्योदय से अपराह्न 4:23। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो सूर्य चंद्रदेव सिंह राशि में आ चुके हैं और शुक्रदेव मिथुन राशि। चंद्रदेव का अस्त होना समाप्त हो चुका है और शेष ग्रहों की स्थिति यथावत है। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और स्व राशि में 2 ग्रह हैं। और स्व राशि में जो 2 ग्रह हैं वे हैं कर्क सिंह।
यह अपडेट नहीं हो पाया है, क्षमा प्रार्थी। सूर्य के राशि में 3 ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह हैं। सूर्य की राशि में 3 ग्रह चंद्रदेव, मंगल देव और केतु देव हैं। तो चंद्रमा की राशि में चंद्रमा की राशि में सूर्य देव तथा बुध देव हैं, और बुध की राशि में बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों। और इस प्रकार बृहस्पति की राशि में केवल 1 ग्रह है, शनि की राशि में 1 ग्रह है, और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शुक्र की राशि में कोई ग्रह। तो मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। नक्षत्रों के अनुसार ग्रह को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में 2 ग्रह। और अपने नक्षत्र में जो ग्रह हैं वे हैं बुधदेव तथा शनिदेव। बृहस्पति और राहु आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के नक्षत्र। चंद्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और इस प्रकार शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह और चंद्रदेव के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। और ये 26 और जुलाई को जो है ग्रहों का गोचर, जुलाई की तालिका का की तालिका आपके समक्ष प्रस्तुत है। शुक्र देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मंगल देव कल राशि परिवर्तन करेंगे, बुध देव चंद्रदेव का समाप्त हो चुका है, बुध देव का 19 जुलाई को से 11 अगस्त तक अस्त रहेंगे, शनि देव और बुध देव अभी बकरी ही रहे। अब हम आपको ले आए हैं अगले भाग में, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसा फल हो। यह हम ग्रहों के गोचर से देखते हैं, चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, कुंडली किस नक्षत्र में, आपके चंद्रमा किस नक्षत्र में, कुंडली जन्म कुंडली फिर तारा बलन का तक कहा जाता है। यह चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब भी देखते हैं तारा बलन से कहा जाता है, और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित। तो नव तारा चक्र पद्धति के आधार पर जब चंद्रमा के गोचर को देखते हैं तो वह तारा बलन कहलाता है। और ऐसे नव तारा चक्र पद्धति जीवन जातक के जीवन के बारे में बताता है। जैसे चंद्रमा जिस नक्षत्र में है आपके जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार फिर स्वामी जो बने वे कैसा फल देंगे। यहाँ आपको बताते चले, एक गुर बात है कि ग्रह के अपने फल नहीं देते, वो ग्रह आपका मन नक्षत्र होता है और नक्षत्र के अनुसार ही फल देते, इसलिए उन नक्षत्रों के अनुसार ही ग्रह को देखा जाता है। तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार, इसीलिए ग्रहों को नवतारा चक्र पद्धति से नक्षत्रों को जोड़ा गया। और जब हम नक्षत्र के अनुसार ग्रह को जान जाते हैं कि कौन से हमारे स्वामी हुए, तब किस महादशा का फल कैसा होगा, यदि अच्छा होगा तो हम अच्छे काम उसमें निपटा सकते हैं, कर सकते हैं, उसका निष्पादन कर सकते हैं। और अगर खराब समय है आने वाला, ये अगर हम आगे से जान जाए तो हम चुनौती को स्वीकार करने के लिए तब तैयार रहें, जिससे हमारी जो पीड़ा होगी या समस्याएं होगी वो कम हो सके और इसका अल्टरनेटिव भी ढूंढा जा सके। तो ये रहे दशा महादशा का फल। जन्म कुंडली में हो सकता है ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो, लेकिन नवतारा चक्र पद्धति से अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। तो चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्री होते हैं, इसलिए वे फल जब भी देंगे तो नक्षत्र के अनुसार ही देंगे। तो ग्रह की स्थिति भी कुंडली से पता चलती है, और जीवन पर्यंत हम जिन व्यक्तियों से संसर्ग में आते हैं
वे हमारे लिए कौन से तारे में हैं और वे हमारे लिए क्या फल देंगे, शुभ फल देंगे, अशुभ फल देंगे, पीड़ा देंगे, अति पीड़ा देंगे, अति फल शुभकारी होंगे, ये सारे चीज बातें हम नव तारा चक्र पद्धति से देखते हैं। और यही वजह है कि नव तारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी अधिक है, सटीक काफी है। इसलिए इस पर हमने एक वीडियो नव तारा चक्र पद्धति पर अलग से डाला है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखी। उस कुंडली में सबको मालूम है कि भगवान राम का पवन पुत्र हनुमान से क्या संबंध थे। माँ जानकी पवन पुत्र हनुमान के लिए क्या थी, या पवन पुत्र हनुमान भगवान राम के लिए क्या थे, माँ जानकी के लिए क्या थे, ये सारी बातें हम लोग उस जन्म कुंडली की चर्चा में बताएं और हम जानते भी हैं। लेकिन नौ तारा चक्र पद्धति से हम उसकी सटीकता को प्रमाणित करने के लिए हमने उसको पोस्ट किया। तो जरूर देखें उस पद्धति को, ज्ञानवर्धक होगा, उपयोगी होगा, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। अब संक्षेप में हम बताते हैं आपको कि कैसे काम करता है नवतारा चक्र पद्धति। क्योंकि यह काफी उपयोगी है, इसलिए संक्षेप में चर्चा करना हम अत्यावश्यक समझते हैं, ताकि इस पोस्ट के माध्यम से आप संक्षिप्त जानकारी हासिल कर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए ग्रहों को नक्षत्रों से कैसे जोड़ा जाए, इस पद्धति इसको करने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला से 9वां तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी और 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। और तीन नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखकर ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। ग्रहों को जो महादशा के क्रम में रखा गया उसमें केतु सबसे पहले हुए, केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। ये क्रमानुसार हुए। जातक के जीवन में जब भी दशा महादशा का फल होता है इसी क्रम में होता है। यदि जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है तो उसके बाद मंगल का उसके दशा झेलनी पड़ती है या उसे देखना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, वो दशा से गुजरता है। उसके बाद राहु की दशा से गुजरता है, बृहस्पति की दशा से, शनि की दशा, बुध की दशा, इसी क्रम में वो आगे बढ़ता है। तो चंद्रमा सॉरी, इस क्रम में ग्रहों को रखा गया। अब पहले हर नक्षत्र के समूह में से हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला श्रेणी में से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां और तीसरे श्रेणी में से 8वां, 18वां, 19वां सॉरी, पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र जो बने, पहला श्रेणी में से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां और तीसरे श्रेणी में से 19वां, ये 3 नक्षत्रों का स्वामित्व केतु देव को दिया गया। इसी प्रकार पहले समूह में से दूसरे में से 11वां और तीसरे में से 20वां नक्षत्र का जो स्वामी बने उनका स्वामित्व दूसरा ग्रह शुक्रदेव को दिया गया। और इसी क्रम में 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और यह सूची इस प्रकार बनी। यह सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे सहेज सकते हैं, इसको सेव कर लें, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो केतु देव से लेकर के बुध देव तक को का इन नक्षत्रों के स्वामित्व आपके सामने, किन किन नक्षत्रों के स्वामित्व उनको प्राप्त है, उनकी नक्षत्रों की सूची उनके सामने है। यानी बुध देव जब भी फल देंगे अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती का प्रभाव देंगे। तो यदि हम किसी, अब फलित कैसे करते हैं यह हम देखते हैं। तो फलित करते समय जन्म पत्रिका को देखेंगे कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में है और जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी कौन है, और वहीं से गणना जो ग्रह हैं
वहीं से गणना आरंभ करेंगे, यानी वह पहला ग्रह होगा। जहां तक का वो पहला ग्रह है, जहां से उसकी महादशा भी शुरू होगी। तो ये नवतारा चक्र पद्धति से हम पहला ग्रह से आते हैं, और इस प्रकार दूसरा ग्रह, चौथा ग्रह, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं, ये शुभकारी होते हैं। और वहां से यदि देखा जाए तो वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं, वे पीड़ादायक होते हैं, बाधाकारी होते हैं, अति पीड़ादायक। जन्म का नक्षत्र जो पहला होता है वह भी मिश्रित फल देते हैं और ज्यादा पीड़ा ही देते हैं, क्योंकि एक बालक सबसे ज्यादा सुखी और सुरक्षित, जहां कोई ग्रह उसको काम बिगाड़ नहीं सकते, वह माँ के गर्भ। और दुनिया में जब आया है तो उसे पीड़ा की आरंभ हो। तो जन्म पहला नक्षत्र होता है, वह वहां से गणनारंभ करते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बनते हैं, ये बाधाकारी होते हैं। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है, मात्रा जो होती है पीड़ा की, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ता है, वैसे वैसे यह पीड़ा बढ़ती या अशुभता बढ़ती है। तो सातवां ग्रह इतनी पीड़ा देते हैं कि एक तरह का पुनर्जन्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जीवन काल का भी हो सकता है। इसलिए इसे नैर्धन्य कहा गया है। मृत्यु भी जातक का इसी नक्षत्र में होने की संभावना हो। दशा महादशा, अंतरदशा, इसके फल आप अगर जान गए कि कब शुभ होगा, कब अशुभकारी होगा, तो हम अपने अच्छे और बुरे समय नहीं जान सकते, जान सकते। उसी तरह जन्म कुंडली में हमारे कौन से ग्रह अच्छे हैं, बैठे हुए दिख रहे हैं कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, लगन में बैठे हुए हैं, लेकिन वे अति पीड़ादायक है, फिर कहां से सुख बनता है, बताइए। यदि हमारे मिलने वाले जितने मित्र हैं, कुछ मित्र ऐसे भी हो सकते हैं जो संपर्क में हो, मेरा और उनका जन्म नक्षत्र, तो हमारे लिए वो ऐसे होंगे जो हमारे लिए धन दे सकते हैं। लेकिन यदि विपत हुए, फिर क्या होगा, चाहे वो संबंधी कोई भी हो। तो जीवन में मिलने वाले जो भी व्यक्ति हैं आपसे, जन्म के से मृत्यु तक, उनके नवतारा चक्र पद्धति से आप अगर देखें, उनका नक्षत्र और आपके नक्षत्र में कैसा मिलन है, तो आप जान सकते हैं कि कैसा फल होने की संभावना, और वह फलित कैसा होगा। यह उपयोगी खास करके वैसे दरमियान में होता है जब आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, या समय आपका अच्छा नहीं चल रहा हो बॉस के साथ, या कहीं भी किसी साथ ट्यूनिंग में बैठ रही हो, आप नवतारा चक्र पद्धति देख। चलिए, नवतारा चक्र पद्धति पर आज इतना ही। आज अब चलते हैं आज के अनुसार जन्म पत्रिका में चंद्रमा कहां पर गोचर कर रहे हैं, और उसके अनुसार कैसा फल है। तो चंद्रमा आज 4:23 तक माघा नक्षत्र में है, उसके बाद वे पूर्वा फाल्गुनी में जाए। तो यदि हम कहें कि यदि जो जातक भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनके लिए माघा नक्षत्र केतु देव का नक्षत्र हुआ, ये अति मित्र होंगे। और स्वाभाविक है कि चंद्रमा उसी नक्षत्र में है जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, या उस समूह में है। समूह को लेकर चलिए, जातक का जन्म पूर्वा फाल्गुनी में नहीं, भरनी में भी अगर हुआ है, तो भी फल वही होंगे। 12वां नक्षत्र अति मित्र होगा, और यह सुफल, 9वां नक्षत्र अति मित्र होगा और सुफलदायी होगा। वही पहला नक्षत्र यदि जातक का जन्म भरनी में हुआ है या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी में है, तो वही जन्म के फल मिलेंगे।
तो मिश्रित फल इसमें मिलेंगे और अति मित्र का उसमें फल मिलेगा। यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो दूसरा भाग, पहला भाग क्षेम होगा, शुभकारी, और दूसरा भाग कष्टकारी। अब चूंकि इसी से दिन हम देखते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा होगा, और उस अवधि में कुछ नए काम करने हैं, तो सलाह दिया जाता है कि उसे छोड़ दें अगर अशुभ कार्य है तो। अगर शुभ कार्य है तब आराम से करिए, शुभ कार्य होने की संभावना है। किंतु अशुभ कार्य है, अशुभ स्थिति में आपके नक्षत्र है, फिर उसे त्यागिए। और कुछ लोगों का सुझाव आया कि हम त्याग तो दें, लेकिन अगर अपरिहार्य कार्य है जिसे रोका नहीं जा सकता तो उपाय क्या है। तो उपाय को हमने संकलित किया है, वह इस प्रकार है। लेकिन इसमें हम बता देते हैं पहले ही कि ये इसमें रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, रिस्क नहीं लेने की सलाह हम देते हैं, क्योंकि यह जो उपाय है इसका कहीं हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। इसलिए उपाय के तौर पर हम जरूर बता दे रहे हैं कि ये उपाय हो सकता है जो हमने संकलित किया है, किंतु यह उपाय कितना कारगर है यह इसकी प्रमाणिकता हमारे पास नहीं। तो जन्म तारा में अगर पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरि में पड़ता है तो नमक का दान करें, और निर्धन यदि पड़ता है तो फिर पुनः बता दिया जाता है कि उसे त्याग करें। तो उस मुहूर्त को त्यागे, उसके बावजूद मजबूरी हुई तो तिल सहित सोन का दान करें। तो ये रहा हमारा नौतारा तारा बलन के नाम पर थोड़ी लंबी चर्चा। अब आपको ले चलते हैं हम चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो आज का चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, और इसलिए चंद्रमा सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और सिंह राशि के फल इस प्रकार, मिथुन राशि में सिंह राशि के मिथुन राशि के जातक, सिंह राशि के जातक, तुला और वृश्चिक राशि के जातक, और कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए आज दिन उत्तम होने के संकेत। मेष, कर्क, धनु, ये उनसे प्रार्थना है, इनसे आग्रह है कि थोड़ा इष्ट देव का ध्यान धरें और तब काम करें। ईश्वर करें आपका अशुभता कम हो। और वृषभ, कन्या तथा मकर राशि वाले जातक सावधान ज्यादा रहें, परेशानी कहीं ज्यादा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह जो चंद्र बलन कहते हैं इसकी प्रस्तुति समाप्त होती है। हम आगे ले चलते हैं आपको चौघड़िया चौथे ये में प्रस्तुति में चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इस पर हमने अलग से प्रस्तुति आपको रखी है, और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। चौघड़िया एक तरफ का शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के पहले, करने के समय इसका उपयोग किया जाता है, और उचित चौघड़िया मुहूर्त पर कार्य करने से शुभता की संभावना ज्यादा होती है। पूजा पाठ, नया काम करने के पहले ये शुभ मुहूर्त को देखा जाता है और उसी शुभ मुहूर्त में काम किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे, कोई मुहूर्त नहीं भी देखना चाहे, तो हम सलाह देते हैं कम से कम चौघड़िया जरूर दें। चौघड़िया कुल 8 होते हैं, और आज दिन के 8 चौघड़िया, कुल रात के 8 चौघड़िया, और साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया होता है उसी की पुनरावृत्ति अंतिम चौघड़िया होती है। यानी आदि को जो चौघड़िया हुआ वही अंत का चौघड़िया दिन का होता है। रात का भी आदि का चौघड़िया जो होता है वह अंत का चौघड़िया होता है।
आदि का चौघड़िया कौन होता है? चूंकि साप्ताहिक दिनों से संबंध हो गया, इसलिए जो सप्ताह का दिन शुरू होता है, जो सप्ताह का दिन होता है, वही दूसरी चौघड़िया से दिन की आरंभ होती है। यानी आज रविवार है, तो उद्वेग चौघड़िया से आज दिन आरंभ हो, और दिन की समाप्ति उद्वेग चौघड़िया से हो। अब दिन और चौघड़िया का संबंध दिन से तो हो गया, और हर दिन का संबंध जो है ग्रहों से है, क्योंकि दिन के स्वामी ग्रह होते हैं, और हर ग्रह को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, विशेष कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे सूर्यदेव सरकारी कार्यों से संबंध रखते हैं, तो हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी। और चौघड़िया को देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया राहु काल, वार बेला और काल बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। जब भी यह चौघड़िया कोई भी ये से ग्रसित हो, तो वह उस चौघड़िया को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शुभता का नाम निशान नहीं है, शुभता ज्यादा होने के साथ। इस तरह से हम चौघड़िया मुहूर्त पर चर्चा करते हैं। आज का चौघड़िया देखते हैं कि आज का चौघड़िया कैसा है। तो आज का चौघड़िया कुछ इस प्रकार है। उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, उद्वेग और उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं, और समाप्ति का जो उद्वेग चौघड़िया वो राहु काल से ग्रसित है। अमृत चौघड़िया जो दिन 10 बजे से 10:15 से 11:56 तक है, वो बार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 11:56 से 1:36 तक है, वो काल बेला से। रात्रि का चौघड़िया 1:16 से 2:35 तक काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया को त्याग कर देना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना। शेष का उपयोग करें, आपका दिन शुभ। चले अंतिम प्रश्न पर। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना? हल्का सा परिचय अंक ज्योतिष पर, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर चर्चा हम अंग्रेजी के प्रस्तुति में ज्यादा थोड़ा करते हैं। तो चलिए, अगर विस्तार से देखना हो तो आपसे आग्रह है, थोड़ा अंग्रेजी प्रस्तुति को देखें और समझने की कोशिश करें। हम शीघ्र ही हिंदी पर अलग से प्रस्तुति लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय अभाव है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। अंक से ही हमारा जीवन शुरू होता है, और अंक से ही मृत्यु होती है, और वह अंक 1 से 9 ही होते हैं, एकल अंक होते हैं। इसलिए जब भी हमें एक अंक से ज्यादा अंक हमारे पास होते हैं, तो उनको जोड़कर, उनके अंकों को जोड़कर उनको एकल अंक बना लिया जाए। शून्य को हमें कभी गणना में नहीं ली जाती है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। 5 अंक ऐसा होता है जो 1 से 9 के बीच में मध्यम अंक होता है, इसलिए इसे स्थूलन अंक कहते हैं, जो यह सभी अंकों के साथ अच्छा सामंजस्य बिठवाता है। जन्म तिथि और जन्म तिथि से निकलने वाले जो भी अंक हैं, वो स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, और उसके बाद हमें जो अक्षर अंक मिलते हैं, वह अंक परिवर्तनशील होते हैं। जैसे नाम है, नाम में बदला जा सकता है, शहर हम बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, गाड़ी संख्या बदल सकते हैं, आदि आदि। और ये सभी कुछ न कुछ ऊर्जा देते हैं, और सबसे पहला जीवन का ऊर्जा मिलता है हमें, तो वह स्टैटिक डेटा से मिलता है, जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और दूसरा डायनेमिक डेटा से। और डायनेमिक डेटा में सबसे पहला जो हमको मिलता है, वह नाम से मिलता है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम का अंकीय मूल्य कैसे होगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले बताया कि ग्रह का, ये सभी के ग्रह के, सभी अंकों के ग्रह के राजा ग्रह भी होते हैं, उसके शासक ग्रह होते हैं अंकों के, और सभी अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है, जो इस प्रकार है। एक अंक का सूर्य स्वामी बने, दूसरा का चंद्रमा बने, तीसरा का बृहस्पति, चौथा का राहु, पांचवा का बुध शुक्र, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और पहले का जो राजा के नाम से जाना जाता है, या सरकार के नाम से जाना जाता है, दूसरा रानी के नाम से, तीसरा गुरु के नाम से, चौथा शरारती तत्व के नाम से, पांचवा राजकुमार से, छठा मंत्री से, सातवां धर्मगुरु से, आठवां धीरज से, और नौवां सेनापति। आठवां अधीनस्थ कर्मचारी भी हो सकते हैं, आपके नीचे तबके के लोग भी हो सकते हैं, और जुडिशरी। हम अभी बता रहे थे कि शब्द कैसे, नाम को नामाक्षर में कैसे बनते हैं। तो अंकों का जो जो अक्षरों का अंकीय मूल्य हुआ करता है, वह इस प्रकार है। और अंकीय मूल्य को
अक्षरों को हम कोई भी जो हमें शब्द मिलते हैं उनको, ये अक्षरों को प्रयुक्त जो भी प्रयुक्त हुए अक्षर, उनका अंकीय मूल्य हम यहाँ निकालते हैं। और जब अंकीय मूल्य निकाल लेते हैं तो फिर इनको जोड़ते हैं, और उस जोड़ को हम जो भी जोगफल होता है उसे एकल अंक में परिवर्तित कर उसका उपयोग हम अंक शास्त्र में करते हैं। और यह अंक जो होता है यह हमारे मूलांक और भाग्यांक से कम मित्र होना चाहिए, दुश्मन नहीं। साथ ही साथ हमारा जो जन्मांक है, मूलांक और भाग्यांक, उससे तालमेल पहला अक्षर भी नाम का होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली ऊर्जा जब भी हमारा कान खड़ा होता है, पहला अक्षर जैसे ही बोला जाता है हमारा कान खड़ा होता है। और रिस्पॉन्स हम तब करते हैं जब तक हमें मध्यम अंक पार करने लगते हैं तो तत्पर होते हैं, और रिस्पॉन्स अंतिम अंक तक आते हैं, अंतिम अक्षर तक आते आते हम रिस्पॉन्स करते हैं। इससे सभी अंकों का मूल्य हमारे पास है, जो मूल्य है अंक शास्त्र में, लेकिन पहला जो अक्षर है उसका अंकीय मूल्य मित्र होना, अंकीय जो मूल्य होता है वह मित्र होना चाहिए मूलांक और भाग्यांक। ये हमेशा याद रखें। और जो जोग होता है उस एक अंक में वह भी मित्र होना चाहिए, तभी तालमेल बढ़ती है, नहीं तो गलत ऊर्जा मिलते जातक को परेशानी होती है। इसलिए आरंभ में ही नाम को परिवर्तन कर दिया। तो चलिए, नाम परिवर्तन करने पर जब हम बात करते हैं तो अगर ज्यादा हमारे जैसा उम्र का लोग हो गया तो उसका जो नाम का जो सर्टिफिकेट है वो बक्से में बंद है, इसलिए सोशल मीडिया नेम प्लेट आदि से नाम परिवर्तन कर उपयोग कर सकते हैं, जिससे लोग उनको जान। सर्टिफिकेट देख के कोई आपको नहीं पढ़ता। तो इस तरह से हम अंकों की दुनिया में हम उपयोग कर सकते हैं अंकों का। ये हम आपके समक्ष रखे हैं कि कौन सा अंक किसका शत्रु है, ये आप जरूर नोट करें। और कम से कम तटस्थता और मित्रता का नहीं भी रहे, इस अंक को याद रखें। और इस अंक का जो हमने पहले बताया था अभी कि ये अक्षर, ये भी आप नोट कर लें। और जो उदाहरण के लिए कि पहला अगर किसी का मूलांक 1 होता है या भाग्यांक 1 होता है तो उसका नाम का जो पहला अक्षर होना चाहिए वह पी से शुरू नहीं होना चाहिए, एफ से शुरू नहीं होना चाहिए, एफ पी से शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति शत्रु होता है, इनका 8 है। उसी तरह 4 अंक जिसका है उसका भी एफ पी नहीं होना चाहिए, और भी हर अंक का अलग अलग सूची है। 3 अंक जिसका है मूलांक या भाग्यांक तो उसका सी से शुरू नहीं होना चाहिए नाम, एल से शुरू नहीं होना चाहिए, जी से शुरू नहीं होना चाहिए। 3 अंक जिसका है उसका, सॉरी, 6 वाला नहीं शुरू होना चाहिए, तो उसका यू से नहीं शुरू होना चाहिए, बी से नहीं, डब्ल्यू से नहीं। तो इस तरह के अंक से हम उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, हमने ये सूची दिया आपको। और अब आज का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा है। तो आज 27 तारीख है। जन्म तिथि को जब योग करते हैं, तिथि को योग करते हैं तो मूलांक बनता है, और तिथि वर्ष और इसको तिथि माह वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक। यही 9 जो मूलांक और भाग्यांक का संबंध नाम आदि, मोबाइल संख्या आदि सभी से होना चाहिए। तो आज का जो भाग्यांक है, जिसे हम एक मूलांक को ड्राइवर भी कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर कहते हैं, तो मूलांक और भाग्यांक का संबंध आज 9 और 7 का संबंध आप देखें, आपस में 7-9 का संबंध शत्रुता का है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए नाम पर हम इस व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति का ऐसा है तो आप उसका जो नाम जो रखेंगे वो कोशिश करेंगे दोनों का मित्र। और अति मित्र होता है तो और बेहतर है। तो ऐसे नंबर को हम खोजते हैं। तो चलिए, आज का अगर हम देखें तो आज का जो संबंध है, आज का जो दिन है, 7 नंबर का संबंध 4 मूलांक वाले से, 3 मूलांक वाले से और 9 मूलांक वाले व्यक्ति से, जिनका जन्म क्रमशः 3-12-21-30 को हुआ है या 9-18-27 का हुआ है, उनसे शत्रुता का है। इसलिए वे सावधान हैं, उनके दिन अच्छे नहीं हो सकते।
तटस्थता का संबंध शेष ग्रहों से तटस्थता और मित्रता का है। 23 नंबर अंक वाले का संबंध दिन, सामान्य और उत्तम होने की संभावना, अच्छे होने की संभावना है। अति उत्तम, क्योंकि 7 का किसी अंक से अति उत्तम संबंध नहीं है, इसलिए अति उत्तम की संभावना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको समाप्त प्रस्तुति की समाप्ति होती है। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा। आप हमसे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कुछ अस्वस्थता के कारण प्रस्तुति में कुछ खामियां रही होंगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा देंगे, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके नवतारा चक्र पद्धति से आकलन कर चौघड़िया मुहूर्त को भी देखकर शुभ काम करें। साथ ही साथ अंक ज्योतिष के अनुसार अंक सीखने में वे आगे बढ़े, ताकि घर घर में अंक ज्योतिषी हो और हर अंक का जो भी समस्याएं जातक के साथ आ रही है, कौन अंक के साथ असंतुलित है, उसको पहचान कर निराकरण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हाँ, फीडबैक आपसे आग्रह है, फीडबैक जरूर दें ताकि प्रस्तुति को बेहतर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। सूर्यदेव की कृपा पर बनी रहे। जय सूर्यदेव।